Very good afternoon, students. It's our first lecture on M3. That is our first unit. We will see here. That is the ordinary linear differential equations. You all students have very well known with that differential equation as well as ordinary differential equation and linear differential equation. In first year you have seen the linear differential equation, and here also we study that linear differential equation. But what is the difference that linear differential equation and that type of linear differential equation, that we will see here. So here we will see the linear differential equation of first degree and higher order. Remember that thing कि यहाँ पे हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं दैट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने M1 में देखा था दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हियर इज अ हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी हैव टू सी. अब सभी लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अच्छे से पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, कंटेन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट मीन्स कंटेन अ डेरिवेटिव, द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें टर्म्स रहती है डेरिवेटिव्स की, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं जिसमें, and they are and dependent variable which are in first degree, जो फर्स्ट डिग्री में रहते हैं, and are not multiplied together. मतलब जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो रहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी रहते हैं जो फर्स्ट डिग्री में रहते हैं, बट that differential coefficient and that dependent variable are not multiplied together. That type of differential equation is called as a linear differential equations. तो अब उसका हम फॉर्म देखेंगे. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म में रहते हैं वो देखेंगे. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस तो आप लोगों को पता होंगी क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए अप्लाई किया जाता है. Along any circuit, if you have to find a current, if you have to find a voltage, so in that case we use that linear differential equation. Lots of application also in mechanical field. It has applications as well as in computer field. That linear differential equation has applications. So we will see the general form of that linear differential equation here. तो सबसे पहले तो हम इसका जनरल फॉर्म देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ dn1 बाय dxn प्लस यहाँ पे p1 dn-1y बाय dxn-1 प्लस p2 dn-2y बाय dxn-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस pn इंटू y इक्वल्स टू f ऑफ x. ऐसे फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हाट अबाउट दैट p1 p2 अप टू pn. दिस p1 p2 up to pn, these are nothing but as well as at f of x. That f of x on what sides? On the RHS. On that RHS, that f of x are nothing but this p1, p2, p3 up to pn and f of x are nothing but are functions of x. इसे कहा जाता है that is called as a functions of x. Okay, so remember that. But if this p1, p2, p3 up to pn are not a functions of x and these are suppose a constant, अगर ये constant रहते हैं, that is if p1, p2 up to pn are constant, suppose these are constant, और इसको हम पर्टिकुलर नेम दे देंगे सेट. इसको हम कहेंगे k1, k2 up to kn. So what about that linear differential equation? इसको हमने
इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। यहाँ पे ये फंक्शन से x के, बट अगर हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं सो वी कन्वर्ट दैट और वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, दैट इज k1 k2 अप टू kn। तो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस होंगे फिर यहाँ पे, तो इक्वेशन देयरफॉर यहाँ पे हम करेंगे यूज इन इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1, हाउ इज योर इक्वेशन 1 implies, यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, दैट कैन बी रिटन एज dny by dxn प्लस p1 की जगह यहाँ पे होगा k1 dn minus 1y by dxn minus 1, then k2 dn minus 2y by dxn minus 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म रहेंगी हमारी kn into y इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा आपका f of x। सिंपली अब इस इक्वेशन में क्या चेंजेस है कि दिस k1 k2 k3 अप टू kn दीज आर नथिंग बट अ कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है एंड दैट्स व्हाई दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 2 दे देंगे एंड देयरफॉर इक्वेशन 2 इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दैट इक्वेशन शुड बी कॉल्ड इन दिस वे, दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ वी विल राइट दिस ऑन दैट साइड। सो इसको to write this equation in simplified form we use here some substitution, that is ddx. We can put that ddx is equivalent to capital D in your equation number 2. So what happens, that dny by dxn, यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, that is dny by dxn, that is a d of वहाँ पे y अगर रहा तो यहाँ पे आ जाएगा that implies dny by dxn, that should be written as dny. Similarly अगर dn minus 1 y by dxn minus 1 रहा तो यहाँ पे d का पावर रहेगा n minus 1 of that. So in this way we can write this equation number 2, that means in place of this term we write dny, in place of dn minus 1 y by dxn minus 1 dn minus 1 y, then dn minus 2y and so on up to this last term. So how we can write this equation, we use here or we put the substitution, or we can say that is the operator we use here, that is ddx is equals to capital D, that is a differential operator, इसे कहा जाता है, that is called as a differential operator. So we use here differential operator capital D here. So and therefore equation 2, अब इस इक्वेशन नंबर 2 चेंजेस, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अब यू कैन राइट दिस, फर्स्ट टर्म हमारी इस फॉर्म में आ जाएंगी, दैट इज dny प्लस k1 एज इट इज रहेगा हमारा, सेकंड टर्म आ जाएंगे आपकी dn minus 1y प्लस इसके बाद k2 dn minus 2y प्लस एंड सो ऑन प्लस kn into y equals to f of x. अब अगर ध्यान से देखेंगे हर एक टर्म में y है, तो we take that y कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dn प्लस k1 into dn minus 1 प्लस k2 dn minus 2 प्लस and so on प्लस kn into y equals to your f of x. You can write in this way that your equation should be reduced in this form. So that is your equation. Again उसको simplify कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या simplification करेंगे, that total term, if you observe this total term, it should be in the form of polynomial of d. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक टर्म d के पावर के फॉर्म में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे d रेस्ट टू n है, यहाँ पे इसकी डिग्री n है, यहाँ पे dn minus 1 डिग्री n minus 1 है, dn minus 2, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ d ऑफ डिग्री n. ये पॉलिनोमियल है d के
फॉर्म में ऑफ डिग्री n, तो आप इस होल टर्म को सपोज हम कंसिडर करेंगे कि दैट लेट दैट d रेज टू n प्लस k1 d रेज टू n माइनस 1 प्लस k2 d रेज टू n माइनस 2 and so on, that is equals to kn. That should be suppose in the form of f of d. We consider it as a f of d. अब इस f of d को हम यहाँ पे put करेंगे. That term is replaced by f of d and then again your equation should be in a reduced form. यहाँ पे आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा रिड्यूस फॉर्म में. सपोज यहाँ पे जो इक्वेशन था, गिव इट इक्वेशन नंबर सपोज 3. So we use this value using above value, that means this term above value in which in equation 3. So how is your equation 3 there? That total terms replaced by that f of d. So here is your f of d into 1 equals to your f of x, and that is the simplified form of your linear differential equation. ये है सबसे simplified form है आपकी linear differential इक्वेशन. अब ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, हाउ इज इट्स सॉल्यूशन? इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज दैट कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट CS डिनोट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. हाउ इज दैट सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? That is complementary function. One part is the complementary function and second part is the particular integral, and that one by one we have to find this to get the solution. So what is that complementary function? That complementary function is nothing but a solution of what? Solution of that f of x is equals to 0. That is, it is a solution of f of d into y equals to 0. मतलब जिस केस में f of x जो RHS अगर आपका इस इक्वेशन का इक्वेशन 4 का अगर RHS आपका 0 आ रहा है, so that we can write in this way, that equation you can write in this way f of d into y. अब इस इक्वेशन का जो कुछ भी सॉल्यूशन रहेगा that is nothing but your complementary function. Complementary function is the solution of that part f of d into y equals to 0. और इसमें अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि f of d into y it is of nth डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये. तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने मिलेंगे हमें? वी गेट n ऑर्बिटरी कांस्टेंट विच कंटेन दिस जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालेंगे विच कंटेन n आर्बिटरी कांस्टेंट. इसमें n कांस्टेंट्स रहेंगे दैट वी विल सी देन. इसके बाद जो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहता है, दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल जो रहता है दैट सेटिस्फाई करता है टोटल इक्वेशन दैट इज f of d into y equals to f of x. कंप्लीट इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. और पर्टिकुलर इंटीग्रल में इट डज नॉट कंटेन, यहाँ पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट रहता नहीं है. नॉट कंटेन एनी आर्बिटरी कांस्टेंट. सो रिमेंबर दैट थिंग कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस रहता है दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुड बी अ सॉल्यूशन फॉर द पार्ट f of d into y equals to 0. इतने पार्ट के लिए जो सॉल्यूशन निकलेगा गिवन इक्वेशंस का दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और कंप्लीट इक्वेशन जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे. और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो इक्वेशन की जो डिग्री रहेंगी दैट नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. So these are two things that you have to remember. That complete solution should be divided into two parts, that is complementary function plus particular integral. अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि how to find a complementary function for a given linear differential equations one by one. Now सबसे पहले हम निकालेंगे complementary function. In short, जिसे हम लिखते हैं CF. Now complementary function of equation
इस इक्वेशन का निकालना है हमें एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये किसका सॉल्यूशन रहता है? इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अभी हमने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हम जब निकालते हैं इस कंप्लीट इक्वेशन के लिए, तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये इतने पार्ट का सॉल्यूशन रहता है जिसमें ऑब्वियसली योर एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0 रहता है। सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्ट, दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसे हम दैट इक्वेशन यू हैव टू टेक, इसके बाद f of d into y equals to 0, that implies f of d equals to 0. Now there is a y, why it is not equals to 0? Because y is a dependent variable, y dependent variable रहता है, so it has a something value, हम इसको constant नहीं consider कर सकते, so that's why only f of d equals to 0, not y equals to 0। अब f of d equals to 0 है और हमें पता है कि ये जो f of d है it should be in the form of polynomial of d and it is of nth degree, which is a nth degree का polynomial है। अब f of d equals to 0 है, जब आप इसके रूट्स निकालेंगे you get n roots because it is of nth degree, so f of d equals to 0 when you put, so we get how many roots we get n arbitrary roots, अब रूट्स के ऊपर इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि हाउ वी कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अब पॉसिबिलिटी रहती है कि योर शुड बी रियल, योर रूट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स, योर रूट शुड बी अ रियल एंड रिपीटेड, देन कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, एंड इन दिस फ्रॉम दैट conditions we can write the complementary function for that given differential equation। तो सभी के जो केसेस अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, we will see one by one all these case। अब यहाँ पे हम n arbitrary roots हमें मिलेंगे, तो सबसे पहले केस हम देखेंगे कि सपोज केस फर्स्ट क्या रह सकती है हमारी कि if all n roots, सभी जो हमने रूट्स निकाले ऑल एन रूट्स आर रियल है, जो रियल है रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब वो रिपीट होने वाले नहीं है, हर एक रूट डिफरेंट है, ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यू कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सपोज दैट योर रूट शुड बी दैट इज इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ m1 m2 m3 up to mn because these are n roots, these are real and distinct। So how you can write the complementary function? That complementary function should be in the form of c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x plus and so on plus cn e raised to mn। So in this way we get the complementary function for the first case if your all roots are real and distinct, ऐसे फॉर्म में। सेकंड केस हम देखेंगे केस 2। अब केस 2 में क्या कंडीशन पॉसिबिलिटी है कि ऐसे नेसेसरी नहीं है कि सभी रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मे बी फर्स्ट टू रूट्स आर रिपीटेड, दैट मीन्स यहाँ पे हम लेंगे कि इफ फर्स्ट टू रूट्स आर रिपीटेड, बाकी एज इट इज रहेंगे, बट सपोज पहले दो रूट से रिपीटेड है दैट इज m1 m2 दीज आर रिपीटेड रूट्स, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। अगर m1 की वैल्यू 2 है तो सपोज m2 की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स वी कैन राइट दैट इज रूट शुड बी इन दिस फॉर्म m1, ये m2 भी आपका m1 होगा, उसके बाद m3 डिस्टिंक्ट रहेगा, m4 भी डिस्टिंक्ट रहेगा और लास्ट mn भी डिस्टिंक्ट रहेगा। सिंपली फर्स्ट टू रूट्स अगर रिपीट रह रहे आपके, so how you can write the complementary function? So in this case your complementary function should be in the form of c1 plus c2 into x, then there is a bracket into e raised to the power m1x। remember that thing, अगर पहले दो रिपीट्स रूट आ रहे हैं तो यहाँ पे सेपरेट टर्म्स नहीं रहेंगी, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे c1 plus c2 रहेगा and that c2 is multiplied with x in bracket into that e raised to m1x। तो ये e raised to m1x होल ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन, तो ये इतना जो हो गया that term is nothing but a
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर m1 m1 दैट रिपीटेड रूट्स। उसके बाद जो नॉन रिपीटेड है उनके एज इट इज आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेंगे। दैट इज नेक्स्ट रहेगा आपका c3 e रेस टू m3x, उसके बाद प्लस c4 e रेस टू m4x प्लस एंड सो ऑन प्लस cn e रेस टू पावर mn। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा व्हेन योर फर्स्ट टू रूट्स आर रिपीटेड। सी दैट। थर्ड केस की तरफ आ जाएंगे हम। केस थर्ड, नाउ हाउ इज योर केस थर्ड? इफ फर्स्ट three roots are repeated, अगर पहले 3 रूट्स रिपीटेड है तो उस केस में हाउ इज योर रूट्स? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ तीनों फर्स्ट रूट दैट इज m1, सेकंड रूट भी m1 रहेगा और थर्ड रूट भी m1 m1 और फोर्थ रूट रहेगा m4 m5 एंड सो ऑन अप टू m। ऐसे फॉर्म में अगर आपके रूट्स है, सो हाउ यू कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? देन इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e रेज़ टू पावर m1 x प्लस, ये तो पहले रिपीट रूट के लिए था ये टर्म्स। उसके बाद c4 e रेज़ टू पावर m4x प्लस c5 e रेज़ टू पावर m5x प्लस एंड सो ऑन प्लस cn e रेज़ टू पावर mn। सो इस तरह से आपको मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस व्हेन योर फर्स्ट 3 रूट्स आर रिपीटेड। सो दैट इज ऑल अबाउट द रियल रूट्स। अब अगर इस रूट्स में कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर आती है, इफ दैट रूट कंटेन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, सो यू कैन गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज आवर थर्ड केस। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 4th पे। if roots contain a pair of complex root, complex root की अगर वहाँ पे पेयर आती है, that should be in the form of that is alpha plus minus I beta m3 m4 mn। ऐसे फॉर्म में अगर आपके रूट्स रहते हैं, so how you can write the complementary function? So how you can changes your complementary function should be in the form of that complementary function that is equals to e raised to the power alpha x, that alpha should be from that pair e raised to alpha x into in bracket c1 cos of beta x, that beta plus c2 into sin of beta x, then plus ये हो गया अल्फा बीटा की। इसके बाद c1 c2 c3 e raised to the power m3x plus c4 e raised to the power m4x plus and so on plus c raised to n e raised to the power m n x। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन देयर इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। मतलब पहले जो 2 रूट्स है आपके, जैसे m1 और m2 था, पहले 2 रूट्स थे आपके m1 m2 और उसके बाद m3 m4 m अप टू mn तक। तो ये जो पहले 2 रियल रूट्स है वो कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स में। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो एक रूट है आपका अल्फा प्लस आई बीटा, दैट इज सपोज योर m1, और सेकंड रूट है आपका अल्फा माइनस आई बीटा, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होने की वजह से देयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुड बी इन दिस फॉर्म, दैट इज e रेज़ टू अल्फा x इनटू इन ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। और बाकी के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टर्म्स रहेंगे एज योर रूट्स आर रियल रूट्स शुड बी इन
in this form. So remember that thing. अब आते हैं केस 4 की तरफ हम. How is your case? That is your fourth. Now we come to our fifth case. If pair of complex root, if pair of complex root, जो complex root की pair है, is repeated twice, is repeated a twice. अगर वो 2 बार रिपीट हो रही है complex root की pair, that means कैसे रहेंगे? That is how is your roots? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगेन अल्फा प्लस माइनस आई बीटा. अब देखो इसी रूट्स में कितने पेयर में कितने रूट्स आ गए? 4 रूट्स. यहाँ पे 2 रूट्स है, यहाँ पे 2 रूट्स है, तो टोटल 4 रूट्स तो इस यहाँ पे ही आ गए कॉम्प्लेक्स में. इसके बाद नेक्स्ट रूट चालू होगा आपका M5, उसके बाद M6 अप टू M. इस तरह से आपके रूट्स रहेंगे. So how to write the complementary function there? In that case, the complementary function, remember that thing, how you can write the complementary function when there is a pair of complex root is repeated twice, 2 times again. E raised to alpha x, वो टर्म as it is रहेंगी e raised to alpha x, जैसे यहाँ पे दे देते. उसके बाद यहाँ पे चेंजेस होंगे. यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ली, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट. उसके बाद यहाँ पे रहेगा c1 प्लस c2x cos of बीटा x प्लस इसके बाद I will rub here c3 प्लस c4x into sin of बीटा x ब्रैकेट कंप्लीट. तो इस तरह से ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द फर्स्ट रिपीटेड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रूट. फॉर अ फर्स्ट रिपीटेड देयर इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो इसके लिए जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला दैट शुड बी इन दिस फॉर्म. और बाकी के लिए टर्म्स कैसे रहेंगी? प्लस नेक्स्ट जो कंटिन्यू टर्म्स होंगी प्लस c1 c2 c3 c4 आ गए, देन c5 e raised to the power m5x प्लस c6 e raised to the power m6x प्लस एंड सो ऑन प्लस cn e raised to the power mn. तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा when there is a pair of complex root is repeated twice and remaining roots are a real roots. तो ये तो सभी केसेस थे. किसके केसेस हमने अभी देखे? that is the cases for a complementary functions when your roots are real, when your roots are real and repeated, when your roots are real complex, when your roots are complex and repeated. सभी केसेस हमने यहाँ पे देख लिए अभी. अब उसके बाद जो हमें देखना है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पार्ट रहता है दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल. वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट. और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो नाउ वी विल स्टॉप. थैंक यू स्टूडेंट्स.